एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार माइंड मैप रिवीजन सीरीज में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन शिग्रिफ मैम और आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो मैंने आपके कॉमेंट्स पढ़े थे और ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर था, क्योंकि आप कमेंट्स में ये लिख रहे थे कि मैम इस चैप्टर में मुझे हम लोग को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। पूरी क्लास 10th खत्म होने को आ गई है, लेकिन इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए हैं, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, वो चीजें हम आज समझ लेंगे। तो फटाफट से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना है, जिन्हें हमें याद रखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। फटाफट से रिविजन करते हैं इस पूरे चैप्टर का इन 30 मिनट्स। लेट अस स्टार्ट। देखो, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी ने, हमारे समाज ने औरत और आदमी के काम को डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है कि भाई घर के काम औरतें करेंगी और बाहर के काम आदमी करेंगे, मर्द करेंगे। ठीक है, अब घर के काम ज्यादातर, जो भी घर के काम होते हैं वो ज्यादातर औरतें करती हैं या फिर औरतों से करवाया जाता है। जैसे कि आपकी मम्मा जो है वो आपकी काम वाली आंटी से काम कराती है। अब काम वाली आंटी जो काम कर रही है, शी इज ऑल्सो अ वुमेन, वो भी एक फीमेल है। तो घर के ज्यादातर काम जो है वो लेडीज करती हैं। क्या उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि भाई वो खाना बनाएंगी, सफाई करेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, कपड़े धोएंगी, बर्तन धोएंगी, बच्चों को संभालेंगी, टेलरिंग करेंगी, सिलाई बुनाई करेंगी। ये सारे काम औरतों के नाम पे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप यही सारे काम मर्दों को बोल देंगे करने को, तो क्या वो करेंगे? नहीं, वो कहेंगे अच्छा हमें सिखा रहे हो, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन यही काम अगर मर्दों को बाहर करने को मिल जाए, जिसके लिए उन्हें पैसा मिलेगा, तो आदमी खुशी खुशी करता है। ठीक है, तो ज्यादातर घर के बाहर के काम आदमी करता है, लेकिन यही घर के काम अगर आदमियों को दे दिए जाए करने के लिए घर में, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन इसी काम को अगर घर के बाहर दे दे करने को, जिसके उन्हें पैसे मिलने हैं, तो वो खुशी खुशी करेंगे। जैसे कि आमतौर से होटल्स में जो भी बावर्ची होता है, जो भी शेफ होता है, क्या वो फीमेल होती है? नहीं, वो मेन होता है। या टेलरिंग, सिलाई बुनाई का काम, वैसे तो औरतों के नाम पे लिख दिया ये काम, लेकिन आपको मोस्टली जेंट्स टेलर्स देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर के काम औरतें करती हैं, घर के बाहर के काम मर्द करते हैं। लेकिन घर के अंदर के काम अगर आदमियों को दे दिए जाए तो वो करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी चीज के अगर उन्हें पैसे मिलेंगे तो खुशी खुशी करेंगे। ठीक है, तो जैसे आदमी घर के बाहर काम करता है, ऐसे आज के टाइम पर अब वुमेन्स भी घर के बाहर जा रही हैं और पहले भी जाती थी, काम नहीं करती थी, पैसा नहीं मिलता था उनकी जॉब का, उनके काम का, लेकिन घर के बाहर जाकर तब भी वो काम करती थी। जैसे कि भाई लकड़ी इकट्ठा करना, बड़े दूर जाकर पानी भरना, इस तरह की फायरवुड्स इकट्ठा करना, आग के लिए सामान इकट्ठा करना, ये करती थी। आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में वुमेन्स जो हैं, जैसे आपके घर में काम वाली आंटी है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन घर के बाहर जाकर काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, उनको उस चीज का पैसा मिल रहा है। क्या अपने घर में भी उन्हें झाड़ू पोछा बर्तन का पैसा मिल रहा है? नहीं। तो वुमेन्स का वर्क जो है, वो घर के काम जो वो घर के बाहर कर रही हैं, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। वेराज घर में हमारी मदर्स होती हैं, दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन और बिल्कुल दिन भर बिल्कुल मम्मी लोग जो हैं वो काम करती ही रहती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को देखती हैं, घर साफ करती हैं, बेडशीट्स देखती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है? वुमेन्स भी घर के बाहर जाकर काम कर रही है, खेतों में काम करती है, दूसरे घरों में जाकर काम कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है, लकड़ी इकट्ठा कर रही है, पानी भरने जा रही है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क। ज्यादातर औरतें जो है वो किसी ना किसी तरह का एक ऐसा काम करें जिससे उन्हें सैलरी मिलेगी अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक लेबर। मतलब घर के काम के अलावा औरतें जो है वो बाहर जाकर भी काम कर रही हैं, लेकिन उनके काम को इतनी वैल्यू या रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन के स्टेटस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वुमेन जो है वो ह्यूमैनिटी की 50% है। मतलब क्या हुआ? हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी है। मतलब अगर 50% आदमी है तो 50% औरतें भी हैं। लेकिन वुमेन्स का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है, जो स्टेटस है, चाहे हम पब्लिक लाइफ में बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल लाइफ में बात करें, वो बहुत ही ना के बराबर है। बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स का देखने को मिला है। पहले क्या था? पब्लिक अफेयर्स में, वोटिंग राइट्स में, इलेक्शंस में खड़े होने के लिए वुमेन्स के पास राइट नहीं था, वुमेन्स को अलाउ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेंस वर अलाउड। सिर्फ आदमियों को इस चीज की परमिशन मिली थी। लेकिन फिर क्या होता है? यही सारे मुद्दे जो है वो ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में आते हैं। वुमेन्स अपने अपने राइट्स, अपने डिमांड्स, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट की डिमांड करती हैं, तो फिर जाकर वुमेन्स को ये राइट्स मिलते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, राइटिंग बोर्ड्स, इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, लीगल स्टेटस, जब इन सब की डिमांड करती हैं, इक्वालिटी की डिमांड करती हैं, इज्जत की बात करती हैं, तो ग्रेजुअली फिर ये जेंडर इशू जो है वो पॉलिटिक्स में रेज हो जाता है और वुमेन्स को फिर जाकर मिलता है।
ठीक है। रोल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, आप पहले तो ये समझते हैं कि फेमिनिज्म क्या होता है या फेमिनिस्ट कौन होता है। फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ लेडीज की बात करें, नो। फेमिनिस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी या ऐसी औरत जो दोनों के हक की बात करे। ऐसा व्यक्ति, चाहे आदमी चाहे औरत, जो दोनों, आदमी और औरत दोनों के इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, उस व्यक्ति को हम फेमिनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम फेमिनिस्ट कहते हैं। अब जो आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, ये किन चीजों को लेकर होती है? ये बेसिकली आपके फैमिली लॉस को लेकर होती हैं, पर्सनल और फैमिली लाइफ को लेकर ये आपकी मूवमेंट्स करी जाती हैं। वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ इंप्रूव्ड। अब देखो, जब ये जेंडर इशू बन गया, एक वुमेन्स का इशू पॉलिटिक्स में बन गया, तो ये चीजें क्या इंप्रूव कर गई। आज के टाइम में आपको वुमेन्स जो है वो हर फील्ड में देखने को मिलेगी। आपको वो पढ़ाते हुए दिखेंगी, इंजीनियर मिलेंगी, डॉक्टर्स मिलेंगी, साइंटिस्ट मिलेंगी, लॉयर मिलेंगी, जज मिलेंगी, टीचर मिलेंगी, वो और XYZ। कमेंट्स करके बताना कि और कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। बहुत सारे पोजीशंस हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां हर तरफ आपको वुमेन्स देखने को मिलेंगी। यहां तक कि अब वुमेन्स जो है वो आपके देखो, आज के टाइम में लड़कियां बाइक चलाती हैं, ऑटोज चला रही हैं। तो दीज आर द फील्ड्स कि वुमेन्स का रोल जो है वो पब्लिक लाइफ में इंप्रूव हो गया है। अब हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज के टाइम में भी हमारे वुमेन्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। आज भी हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि आदमी का डोमिनेशन आज भी हमारे सोसाइटी में है। हमारे घर का है, हमारे घर में फादर रूल चलता है ना, जो पापा कहते हैं वही होता है। तो हमारे घर क्या है, हमारी सोसाइटी कैसी है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो आप तराजू में देख सकते हैं कि भाई वो आदमी को ज्यादा वेटेज दिया गया, औरत को इतना वेटेज नहीं दिया गया है। अब किस किस तरीके से वुमेन्स के सामने डिसएडवांटेज है, उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है। तो लिटरेसी रेट में अगर बात करें तो आदमी का लिटरेसी रेट 76% है, वेरेज वुमेन का लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 54% है। हायर स्टडीज यानी कि 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें वुमेन्स का आपको ड्रॉप रेट देखने को मिलेगा। ड्रॉप रेट का मतलब क्या हुआ कि लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस से निकाल के घर पे बैठा देते हैं। माँ बाप इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो अपने बेटी की एजुकेशन पर पैसा खर्च करें, वो अपने बेटे के एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक माइंड एंगल ये होता है कि लड़की है, उसकी शादी कर देंगे, कल को उसे चली जाएगी, क्या करेंगे पढ़ा लिखा के। लेकिन बेटा है हमारे लिए एसेट है, घी का लड्डू है, भले ही टेढ़ा मेढ़ा ही सही, लेकिन वो हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, तो हायर स्टडीज में भी आपको ड्रॉप आउट रेट ज्यादा देखने को मिलेगा गर्ल्स का। रीजन क्या है वो मैंने आपको बताया। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब ये एक्ट आया क्यों था, इसके पीछे कहानी ये है कि पहले क्या होता था कि वुमेन्स और औरत और आदमी के बीच का काम भले ही सेम है, वही काम आदमी कर रहा है, वही काम औरत कर रही है, लेकिन औरत को उसके पैसे कम दे रहे थे। तो ये एक्ट लाया गया था इन 1976 में, जिसका नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि भाई काम अगर बराबरी का है, चाहे वही काम अगर औरत कर रही है, वही काम अगर आदमी कर रहा है, तो उसमें बराबर से वेजेस भी दिए जाएंगे, इक्वल वेजेस दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन्स को मेन के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलती है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, अब ये क्या है, पहले तो ये समझते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस क्या है, फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ कि इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस का मतलब होता है कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, इसे हम सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप जब भी कहीं हॉस्पिटल जाओगे, कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि वहां लिखा रहता है कि जन्म से पहले यहाँ बच्चे का लिंग नहीं बताया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि बेटी है तो लोग अबॉर्शन करा देते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस कहते हैं, कि जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है चाइल्ड सेक्स रेशियो में, जिसमें हमें चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, यही जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं। अब 1000 लड़के हैं तो उनको 1000 लड़कियां भी चाहिए ना, आगे शादी ब्याह भी करना है। तो ऐसे में यहां पर गर्ल्स के रेशियो में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है कि गर्ल्स कितनी है, 919 है। अब 1000 लड़के हैं, लड़कियां 919 है, तो बाकी 81 लड़कों का क्या होगा? ठीक है, बाकी 70, 79, 80 जितनी भी बच रही हैं, कहीं कहीं तो 850 और 800 से नीचे भी चला गया है गर्ल्स का रेशियो, तो उनका क्या होगा? तो इसे हम सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस कहते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जब तक वुमेन के हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी, उनकी हालत, उनकी पोजीशन नहीं सुधरने वाली। अगर हम स्टेट असेंबलीज और लोकल आपके लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 2019 में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 14.36 था, वेराज अगर स्टेट असेंबलीज की बात करें तो ये 5% से भी कम वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स में भी।
ठीक है। अब देखो ये एक ग्राफ है आपके बुक में दिया गया है, एक एवरेज वर्ल्ड एवरेज ने बना रखा है कि कम से कम इतना परसेंट तो 19.7% तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और हमारा कंट्री उससे भी नीचे है, वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे है। हमारे कंट्री में 10.8% वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। यहां तक कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वुमेन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनती है या कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होती है उसमें भी सारे मेल डोमिनेटेड लोग होते हैं। अब आइए रिलीजन दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, देखो महात्मा गांधी जी का कहना यह था, बहुत उन्होंने साफ शब्दों में एक बात कही थी। महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप धर्म और पॉलिटिक्स को अलग रख पाएंगे तो नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, आपको धर्म की जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी सीख देता है धर्म, उन चीजों को आपको पॉलिटिक्स में अडॉप्ट करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, इनका क्या मानना है, देखो धर्म के लेकर हम बात कर रहे हैं, जेंडर की बात हमने कर ली कि हमें यहाँ पर वुमेन्स की बात हमने कर ली, अब हम यहाँ पर रिलीजन दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का क्या कहना है कि जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं, जितने भी कम्युनल दंगे होते हैं, कम्युनल दंगे क्या होते हैं, धर्म के आधार पर जब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे हम कम्युनल राइट्स कहते हैं, कम्युनल दंगे कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप का यह कहना है कि जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं उनके साथ ये कम्युनल राइट्स होते हैं। ज्यादातर विक्टिम, ज्यादातर वही लोग इसके भुगते होते हैं जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि आप इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। वुमेन्स मूवमेंट ने क्या कहा, वुमेन्स मूवमेंट ने ये कहा कि सरकार से दरख्वास्त करें कि आप फैमिली लॉज में कुछ चेंजेस लाइए, कुछ इसमें बदलाव करिए। क्यों, क्योंकि फैमिली लॉज में जितने भी रिलीजियस जितने भी धर्मों के फैमिली लॉज हैं वो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको इंफीरियर बताते हैं। तो वुमेन्स राइट ने यहाँ पर, वुमेन्स मूवमेंट ने यहाँ डिमांड रखी सरकार के आगे कि आप इन फैमिली लॉज में कुछ ना कुछ इसमें फेरबदल करिए, इसमें कुछ चेंजेस करिए ताकि हम भी बराबर आ सके, हम भी मोर इक्विटेबल हो, ठीक है। किस तरह के फैमिली लॉज होते हैं या फैमिली लॉज किन चीजों में डील करते हैं, जैसे कि अडॉप्शन हो गया, आपका डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गई, इनहेरिटेंस अप्लाइड टू डिफरेंट रिलीजन्स, कि ये सारी चीजें आपकी फैमिली लॉज में काउंट करती हैं कि इन सब में डिमांड करिए चेंज लाने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, अब दोनों के बीच में आपस में संबंध कैसा संबंध है, तो देखा जाए तो रिलेशन, जितनी चीजें हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं, जितनी डिमांड्स आई हैं, तो देखा जाए तो ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं है भाई। लोग एज ए रिलीजियस कम्युनिटी हम अपनी बात, अपनी चीज सरकार से नहीं कहेंगे, हम अपनी बात पॉलिटिक्स में नहीं कहेंगे, तो कहां कहेंगे। हमें कोई चेंजेस चाहिए, वुमेन्स को अगर अपना राइट चाहिए तो वो कहां बोलेगी, वो अपने पॉलिटिक्स में लोगों से, लीडर से, सरकार से बोलेगी। तो देखा जाए ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं है। एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम पे क्या जो लोग पावर में है यानी सरकार, उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी तरीके से कोई भी रिलीजियस ग्रुप किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप को या कोई मेजॉरिटी किसी माइनॉरिटी को डोमिनेट ना कर पाए, उसको ऑपरेशन ना कर पाए। ये तब तक सरकार का इंटरफेरेंस यहां होता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी अनटचेबिलिटी का केस, ठीक है। सरकार का यहां पर इंटरफेरेंस होता है, सरकार इस चीज को रेगुलेट करे, इस चीज को प्रैक्टिस करे, लेकिन कब तक, जब तक सरकार भी माने कि भाई हर धर्म बराबर है। ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट, किसी प्रकार की सरकार किसी एक धर्म को फेवर करे, बाकी को फेवर ना करे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। तो इस तरीके से देखो रिलीजियस फिर पॉलिटिक्स में एक इंपैक्टफुल रोल प्ले करेगा। लेकिन सरकार जब मान के चलेगी कि नहीं भाई दोनों सही है, सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया कि धर्म के नाम पर जब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा होती है, वायलेंस होता है, तो उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। कम्युनलिज्म किस आइडिया पे बेस करता है कि रिलीजन्स इन द प्रिंसिपल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि सोशल कम्युनिटी में धर्म जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पर दंगे, इसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, बट नेचुरल सी बात है कि जब हम किसी एक धर्म को फॉलो करते हैं तो उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो किसी ना किसी एक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, उनकी डिमांड्स एक जैसी होती है, उनकी नीड्स एक जैसी होती है, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर बाउंड टू बी डिफरेंट, ये भी बट नेचुरल सी बात है। एक जैसे धर्म के लोग एक जैसे डिमांड करेंगे, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग डिमांड करेंगे, बट नेचुरल सी बात है वो अलग अलग होंगे, वो एक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते होंगे, उनके इंटरेस्ट, उनके डिमांड्स, उनकी नीड्स अलग अलग होंगे। लेकिन एक्चुअली में हकीकत क्या है, एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, कम्युनलिज्म लीड्स टू बिलीव दैट पीपल ऑफ रिलीजियस कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद वन नेशन। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जब दो धर्मों वैसे लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जब कम्युनलिज्म होता है तो उसमें ये निकल के आता है कि भाई अलग अलग धर्म के लोग एक साथ
एक देश में मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं। क्या करेगा, या तो जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेगा, या माइनॉरिटी अलग नेशन या अलग यूनिट बनाने की बात करेगा, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। सिंगल्स तमिल्स को डोमिनेट कर रहे, तो तमिल्स ने फाइनली क्या, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करी। तो फाइनली ये होता है, रियल केस में यही होता है। what the reality is। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि भले हम ये बात कहते हैं कि एक धर्म के लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें एक धर्म के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटीज और अलग अलग वॉइसेस सुनने को मिलेंगी। हो सकता है वो लोग किसी एक टॉपिक पर एक जैसे हों, लेकिन किसी अलग टॉपिक पर अलग अलग जगह दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे हमारे यहाँ रिलीजन्स हैं, ये सब के सब लोग, अगर महंगाई की बात आएगी, पेट्रोल के बढ़ने की बात आएगी, तो हम सब एक दिखाई देंगे। लेकिन वही चीज अगर हमें धर्म के नाम पर देखा जाएगा तो आपको लोग फिर अलग अलग खड़े दिखाई देंगे। ठीक है, तो वही चीज वो कह रहा है कि किसी एक सेम इंटरेस्ट पे तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके और बहुत सारे रोल्स होते हैं, किसी दूसरे टॉपिक्स पे वो डिवाइडेड भी दिखाई दे सकते हैं। हर व्यक्ति की सोसाइटी में अलग अलग आइडेंटिटी होती है। मैं एज अ टीचर हूँ, मैं एक फीमेल भी हूँ, मैं एक इंडियन भी हूँ, मेरी अपना एक धर्म भी है, मैं अपने माँ बाप की बेटी भी हूँ, आपके लिए टीचर हूँ, तो मेरी अलग अलग आइडेंटिटी है ना, अलग अलग रोल है मेरा, अलग अलग पोजीशन है मेरी सोसाइटी में। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग लोगों की वॉइसेस हो सकती है, अलग अलग डिमांड्स, नीड्स भी हो सकती हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म क्या होता है, पहला आता है आपका एवरीडे बिलीफ। एवरीडे बिलीफ का मतलब क्या हुआ, हमारा ये मानना कि हमारा धर्म सुपीरियर है, दूसरे का धर्म इंफीरियर है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म ऊपर है, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अच्छी है, दूसरे के धर्म की खराब है। इसे हम एवरीडे बिलीफ कहते हैं कि भाई रोज हम ये चीज प्रैक्टिस करते हैं, रोज ये हम चीज करते हैं, लेकिन बस हम इसको ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हम एक तरीके से कम्युनलिज्म कर रहे हैं। हम अपने धर्म को सुपीरियर कह के दूसरे को इंफीरियर कह रहे हैं, ये दिस अ पार्ट ऑफ कम्युनलिज्म। दूसरा आता है डिजायर फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजन कम्युनिटी, कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करती है, जैसे कि मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड था आपका श्रीलंका में, कि सिंगल्स जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम तमिल्स को डोमिनेट कर दे। तो ऐसे में क्या होता है, माइनॉरिटी ग्रुप क्या करती है, एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, सेपरेट स्टेट की डिमांड करती है। ये था आपका दूसरा। तीसरा आता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स, कि धर्म के आधार पर लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, लोगों को इकट्ठा करना धर्म के नाम पर, सेक्रेड सिंबल्स के नाम पर। आपने अक्सर देखा होगा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि जब भी कोई धर्म प्रचार होगा तो आप किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मंदिरों, मस्जिदों में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, चर्च में जाकर आप पॉलिटिकल अपील्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स क्या करते हैं, अपने अपने धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो दिस इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। धर्म के नाम पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपने वोट बैंक्स मानना, लोगों को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, चौथा है कम्युनल राइट्स। ये सबसे एक्सट्रीम केस है, ये सबसे आखिरी है, खत्म चीज है। अगर कोई भी सिचुएशन यहां तक आ जाती है तो यहां पर हिंसा होता है। सबसे अगली फॉर्म है वायलेंस की। ठीक है, जैसे कि सबसे खतरनाक, सबसे खराब वायलेंस अगर कभी हुआ था तो हमारे भारत और पाकिस्तान के जब बंटवारा होता था तब हुआ था। सबसे वर्स्ट कम्युनल राइट्स हुआ था तो वो हमारे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे हुआ था। उसके बाद भी हमें देखने को मिला है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी देखने को मिला है, लेकिन पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुआ था। अब आता है सेकुलरिज्म। क्या है भाई, सेकुलरिज्म का सिंपली मतलब होता है जहां पर किसी भी प्रकार का हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म है, इस्लाम पाकिस्तान में है, क्रिश्चियनिटी आपका इंग्लैंड में है, लेकिन हमारे इंडिया में किसी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। किसी भी धर्म को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है, ना ही कोई धर्म को कोई ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। ये सेकुलरिज्म का सिंपली मतलब होता है सारे धर्म बराबर हैं। हमारे पास ये आजादी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, कि हम किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपोगेट करें, चाहे तो किसी भी धर्म को चेंज कर लें, चाहे तो हम किसी भी धर्म को फॉलो ना करें। किसी प्रकार का हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन धर्म के नाम पर नहीं किया जा सकता। अब इंडिया कैसे एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी धर्म को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, सारे धर्म हमारे नजर में बराबर है। यहां तक कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, जिसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया, कि हम किसी भी धर्म को प्रोफेस, प्रोपोगेट या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान भी धर्म के नाम पर, धर्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करने को अलाउ नहीं करता है। उसी एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार को परमिशन देता है कि अगर आप कहीं ऐसी चीज देखें जहां पर कोई एक मेजॉरिटी कम्युनिटी धर्म के नाम पर दूसरे को दबा रही है तो सरकार इंटरवीन कर सकती है। जैसे कि अनटचेबिलिटी था, पहले ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी जा रही थी, लेकिन सरकार ने इंटरवीन करके आज के टाइम पर अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, आप इसको फॉलो नहीं कर सकते ना। कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट, मतलब क्या हुआ कि भाई कम्युनलिज्म को हमें ठीक करने की जरूरत है, इसे खत्म करने की जरूरत है, लेकिन कैसे? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बना देने से काम नहीं बनेगा, आप उसे एक्चुअली प्रैक्टिस करिए, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करिए। हम जो रोजाना के जो हमारे बिलीफ है, हम जो ये मान के चलते हैं कि हमारा धर्म ऊपर दूसरे का धर्म नीचे, ये गलत है। धर्म के नाम पर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आप लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें करना आपको बंद करना पड़ेगा ना। हमारा तीसरा टॉपिक आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखो जेंडर की बात करें तो जेंडर में हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिला कि हमने वहां पर वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करी, वो एक पॉजिटिव चीज थी। अगर हम रिलीजन की बात करें तो यह निगेटिव एस्पेक्ट है कि अगर बहुत ज्यादा धर्म होगा तो कंट्री में लड़ाई हो जाएगी, कंट्री में कम्युनलिज्म वायलेंस हो जाएंगे, कंट्री में कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे धर्म के आधार पर। और अगर हम कास्ट की बात करें तो ये दोनों चीज है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब अपनी हम हिस्ट्री में जाके बात करते हैं तो हमें हर सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके के कास्ट इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। कास्ट इनइक्वालिटीज क्या हुई? अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच, अमीर, गरीब, आदमी औरत के बीच का फर्क, ये आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। हेरेडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन था। हेरेडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का बेटा कुम्हार का काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है, तो उसका बेटा भी वही करेगा, फिर उसका बेटा भी वही करेगा, फिर उसका बेटा भी वही करेगा। मैरिज, शादी जो है वो विद इन दी कास्ट करते थे लोग, कास्ट के बाहर नहीं करते थे। ये तो आज के टाइम में कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि भाई लोग आउट ऑफ कास्ट जाके भी शादी करते हैं, लेकिन आज के टाइम भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे जहां जो लोग प्रेफर करते हैं विद इन दी कास्ट शादी करने के लिए, ठीक है। यहां तक कि ये पहले ही ऐसा कास्ट इनइक्वालिटीज था कि आप दूसरे कास्ट के ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते थे। एक एग्जाम्पल है आपका अनटचेबिलिटी कि ये चेंजिंग सिचुएशन थी। अनटचेबिलिटी को माना जाता है कि सबसे इंसानियत नहीं, अगर आप अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं तो आप इंसानियत नहीं है आपके अंदर, इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी, ठीक है। इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी क्या? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप्स। तो जो सोसाइटी में दबे हुए लोग हैं, जो लोअर कास्ट है, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स ने इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए और सोसाइटी में हमारे किसी भी प्रकार की कोई इनइक्वालिटी ना हो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए थे। आपको ये दिख रहे हैं फोटोज, क्या है, कौन है ये? ही इज रामास्वामी पेरियार नायकर, ही इज ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। कास्ट हायरार्की की बात करें तो आज के टाइम पर ये कास्ट हायरार्की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है। आज के टाइम पर कास्ट हायरार्की आपको खत्म होती दिखाई देगी। खत्म होती क्यों दिखाई देगी? क्योंकि आज के टाइम में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये आगे आ रहे हैं, जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स हैं ये लोग आगे आ रहे हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज खत्म करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गाँव छोड़ के शहर आ रहे हैं, लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनके हाथ में पैसा आ रहा है, खुली सोच रख रहे हैं। इसलिए आज के टाइम पर अब ये कास्ट हायरार्की आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई? कास्ट हायरार्की अगर टूट रही है तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमें अब हमारे साथ कौन चल रहा है, कौन हमारे बगल में बैठा है, किसके साथ हम खाना खा रहे हैं, हम होटल जाते हैं, कौन व्यक्ति हमें खाना सर्व कर रहा है, हम किसी कास्ट थोड़ी पूछते कि भाई तुम इस कास्ट के हो तो ये हमें खाना देना वरना मत देना, नहीं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है कि कास्ट हायरार्की टूटने से ये सारी चीजें हुई है। हमारे साथ कौन बैठा है, कौन चल रहा है, कौन हमारे साथ पढ़ रहा है, आपका पार्टनर कौन है, आप किसके साथ बैठ के टिफिन खा रहे हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, हम किसी कास्ट नहीं पूछते, ठीक है। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज को मना करता है कि किसी प्रकार का यहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नाउ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्टिल परसिस्ट। आज के टाइम पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि आज भी लोग जो है वो अपनी कास्ट में शादी करना पसंद करते हैं, आउट ऑफ द कास्ट जाकर शादी करना पसंद नहीं करते हैं। आज भी हमें कहीं कहीं अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। लोग आज भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक ऑफेंस है, जो कि एक क्राइम है। आपको एजुकेशन फैक्टर में अपर कास्ट और मिडिल क्लास के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना। कास्ट डिफरेंट फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब किस तरीके से कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में उसका कैसे रोल प्ले होता है? तो इलेक्शन में बात करें तो क्या होता है, इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो ये देखते हैं कि कितने लोग
किस पर्टिकुलर कास्ट की हैं, तो उन्हीं कास्ट में से जो मैक्सिमम कास्ट होती है, जो लोग का पॉपुलेशन नंबर जिस कास्ट का ज्यादा होता है, उन्हीं में से अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देती है, ठीक है, वोटर्स कास्ट कॉम्पोजिशन देखकर। तो ऐसे में क्या होता है, जब सरकार बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो सरकार बनाती हैं वो ये देखती हैं कि भाई इन जो लोअर कास्ट हैं, जो और जितने कास्टेज हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, इनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम सरकार में कर सके। तो इलेक्शंस में जैसे मैंने आपको बताया ये होता है कि लोग क्या, जो पॉलिटिकल पार्टी क्या देखती है, जैसे मान लो कोई एरिया है, वहां पर अगर लोअर कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो वहां पर लोअर कास्ट का ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्यों? ताकि उनको लोअर कास्ट का वोट मिल सके, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो कास्ट फैक्टर से वोट की अपील करते हैं। पहले जो एक कॉन्सेप्ट था ना, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, लोगों को पता ही नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन बाद में ये फैक्टर जो आपके लोअर कास्ट लोग हैं, खास तौर से उनकी खास तौर से बात करेंगे, तो उनको ये फैक्टर बाद में समझ में आया। उनको पहले इंफीरियर और लो समझा जाता था, उनको इंफीरियर और लो समझा जाता था, लेकिन जब ये 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का फैक्टर आया तो फिर ये चीजें डेवलप हो गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्शन में कास्ट ही एक ऐसा फैक्टर होता है। लेकिन अदर साइड ऑफ द पिक्चर, अब अदर साइड ऑफ द पिक्चर में आओ तो कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां पर कोई एक सिंगल कास्ट रहती है, वहां पर अलग अलग 50 तरह की कास्ट रहती है। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना है कि सिर्फ एक कास्ट का सपोर्ट नहीं चाहिए, उसको बाकी कास्ट के लोगों का भी सपोर्ट चाहिए है, ठीक है, बाकी कास्ट का भी सपोर्ट चाहिए है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि जिस कास्ट से आपने जो आपकी मैक्सिमम लोग हैं जिस कास्ट के, उसी में से आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब उसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि 100 के 100% लोग इसी कास्ट के इसी आदमी को वोट कर देंगे। तो नो पार्टी और कैंडिडेट, किसी भी पार्टी या कैंडिडेट को 100% वोट नहीं मिलता है किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से, ठीक है। वोट बैंक जिसे हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट से नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं भाई, मैं भले जिस भी कास्ट को फॉलो करती हूँ, हमारे यहाँ हमारे कास्ट के लोग ज्यादा है, ठीक है। अब हमारी कास्ट में से कोई एक आदमी खड़ा कर दिया तो जरूरी नहीं है ना कि मैं उसी को जाके वोट कर दूं, मैं किसी और को जाके भी वोट कर सकती हूं, ठीक है। तो some voters have more than one candidate from their caste and while many voters don't have no candidate from their caste। अब जैसे मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे पता चला कि एक कास्ट के लोग ज्यादा हैं, मैंने एक कास्ट का ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी तो ये करेगी ना कि हम ही खाली होशियार है, हम खाली होशियार नहीं है, दूसरा भी होशियार है, हम बेवकूफ समझ रहे हैं उसे, तो वो भी काम करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, वोट डिवाइड हो जाता है। एक ही कास्ट के अब 2 कैंडिडेट है, तो अब लोग देखेंगे भाई किसको वोट करना है, ठीक है। तीसरी चीज, पॉलिटिकल पार्टी कभी हारती है कभी जीतती है, कोई एमएलए बनता है कोई एमपी बनता है, कभी नहीं बनता है ना। ये तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एमएलए एमपी अगर इलेक्शन हारता भी है तो हमें ये पता चलता है कि कास्ट एक फैक्टर नहीं है। कास्ट अगर फैक्टर होता तो कभी कोई हारे ही ना, वही कास्ट के लोग उनको वोट करता रहे। लेकिन लोग यहाँ समझदार हैं, लोग जानते हैं कि कास्ट से कुछ नहीं होना, हमें जॉब चाहिए, हमें वेलफेयर चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो और दूसरे फैक्टर्स हैं जिससे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कास्ट के अलावा, जैसे वोटर्स का अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कास्ट को बिलोंग करती हूँ, मेरे एक कास्ट का कोई कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन अगर मेरी अटैचमेंट किसी बी कैंडिडेट से है तो मैं उसको वोट दूंगी। अमीर गरीब के बीच में रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस होता है, मैन और वुमेन के बीच का डिफरेंस होता है। हमारे घर में 4 लोग हैं, हम 4 लोग चाहें तो एक व्यक्ति को वोट दे दें, हम चारों चाहें तो अलग अलग व्यक्ति को वोट दें, हमारा अटैचमेंट है, हमारा डिसीजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कास्ट एक फैक्टर नहीं होता है, वोट्स का एक फैक्टर नहीं होता है इलेक्शंस में ना। पॉलिटिक्स एंड कास्ट, अभी हमने कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा, अब हम पॉलिटिक्स एंड कास्ट पढ़ेंगे। ये 2 वे रिलेशन होता है बेटा, एक नहीं है, खाली एक नहीं है। जाति भी राजनीति में अपना रोल प्ले करती है और राजनीति भी जाति में रोल अपना प्ले करती है। कैसे प्ले करती है भाई पॉलिटिक्स एंड कास्ट, कि हर कास्ट जो बड़ी कास्ट होती है वो ये सोचती है कि हम और छोटी छोटी सब कास्ट को मिलाकर अपनी एक बड़ी यूनिट बना लें। जब बड़ी यूनिट बना लेंगे तो क्या होगा कि भाई हम जो है दूसरे कास्ट को, जो माइनॉरिटी कास्ट है, उसको हम डोमिनेट कर ले जाएंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि भाई अगर आप, जैसे ये वाली कास्ट है एससी ओबीसी, अगर आप उनके साथ पावर शेयर कर देंगे तो भाई इनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। वेराज अगर आप तो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया कि आपने डिसीजन मेकिंग में इनको भी राइट दिया, इनको भी रिप्रेजेंट किया, ये तो पॉजिटिव बात हुई। नेगेटिव क्या है? जरूरत से ज्यादा कास्ट करोगे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव अटेंशन है उनसे आपका डिमांड, उनसे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे कि करप्शन, जैसे कि पॉवर्टी, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ। कास्ट ही कास्ट करते रहोगे तो भाई नौकरियां कब दोगे, एम्प्लॉयमेंट कब दोगे, करप्शन कब खत्म करोगे, वुमेन्स का एम्पावरमेंट कब करोगे, राइट्स कब मिलेंगे? तो जब जरूरत से ज्यादा कास्ट करेंगे तो टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी हो जाती है।
लास्ट आता है हमारा कास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि हमारे कंट्री में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सेंसस यानी जनगणना जो होती है वो हमारे कंट्री में इन दो सोशल ग्रुप्स की भी जनगणना होती है, जैसे एससी और एसटी, इनको भी जनगणना में काउंट किया जाता है अलग से। ओबीसी को काउंट नहीं किया जाता है, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, लेकिन इसे काउंट नहीं करते हैं। शेड्यूल वर्ड, ये हमारे ऑफिशियल शेड्यूल यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इनको, जो हम एससी एसटी शेड्यूल, ट्राइब शेड्यूल, कास्ट बोलते हैं, ये शेड्यूल वर्ड ये जो है ये ऑफिशियली हमारे शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जिसे हम दलित कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, ठीक है। इंडिया 2011 की बात करें तो 2011 में एससी का रिप्रेजेंटेशन, एससी कितने हैं 16%, एससी है आपके, एसटी है आपके 8.6%। एक्चुअली ये आपका सेंसस बता रहा है, ठीक है। 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था। 2004 और 5 के सर्वे की बात करें तो ओबीसी आपके 41% लोग निकल के आते हैं, इसीलिए ओबीसी कह रहा है कि हमें भी आप काउंट करिए, इसीलिए इसकी स्ट्रॉन्गली डिमांड है। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और लास्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी तीनों को अगर मिला दें तो कंट्री की पॉपुलेशन 1/3 पॉपुलेशन आपकी एससी एसटी और ओबीसी की है और 3/4 पॉपुलेशन आपकी हिंदू पॉपुलेशन है। तो ये है हमारी कंट्री के कास्ट डाइवर्सिटीज जो हमारी कंट्री में है। सो नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस सेशन। होपफुली आपको मजा आया, समझ में आया कि और जो कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए थे वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में, इन डेली एग्जाम्पल्स। तो इसके आप नोट्स बनाइए। कैसा लगा लेक्चर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।